हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पहला लेसन, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ये क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसका मतलब है कि फसल उत्पादन करते हैं और उसका प्रबंधन कैसे करते हैं, उसका रखरखाव कैसे करते हैं। तो ये हम शुरू करते हैं। ग्रीष्मावकाश में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गई। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपा, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। तो ये तुमने भी देखे होंगे, ये औजार खुरपी, दरांती, बेलचा और हल। आगे अब ये बूझो पूछता है, मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। अब इसका आंसर ढूंढते हैं हम। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कक्षा 7 में पढ़ा था ये। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? हाँ, याद होगा आपको, क्योंकि हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन तैयार करते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? तो जंतु जो है, मनुष्य और जंतु अपना भोजन नहीं बना सकते, तो वो पौधों की तरह अपना भोजन नहीं बना सकते। तो इसका मतलब इनका स्रोत क्या है? जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? इट मीन्स कि जो जंतु हैं उनका भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, ये स्रोत मतलब वह कहाँ से आता है जंतु का भोजन। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं, कि हम भोजन खाते ही क्यों हैं? क्या आप जानते हैं कि सभी सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। कि जो हम खाना खाते हैं, सजीव जो खाना खाते हैं, उसका जो ऊर्जा उससे मिलती है, उसका उपयोग कहाँ करते हैं? वो पाचन में, श्वसन में एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। तो ये है। अब ये है, देखो, हम अपना भोजन पौधों एवं जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो जो सजीव है अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? हमने पहले पढ़ा था कि ये अपना भोजन पौधों से और जंतुओं दोनों से ही प्राप्त करते हैं। ये देखिए, जैविक प्रक्रम है। जैविक प्रक्रम जो जीवों में होते हैं, पाचन, श्वसन और उत्सर्जन। इसमें जो हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है उसका उपयोग करते हैं। हम अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। अब ये बूझो सोच रहा है कि इतने बड़े देश में सबको कैसे खाना मिलता होगा। तो अब पहेली बड़ी होशियार है। पहेली बोलती है, भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। इसका मतलब बड़े स्तर पर अगर हमें भोजन उपलब्ध कराना है तो हमें बड़े स्तर पर ही उसका उत्पादन करना पड़ेगा। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। इसका क्या अर्थ है? कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो उसको भोजन प्रदान करने के लिए नियमित उत्पादन मतलब उसका रेगुलर उत्पादन करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगानी पड़ेंगी। उचित प्रबंधन और उसका रखरखाव भी रखना होगा, क्योंकि फसलें उगाने के बाद बहुत दिनों तक चलती रहें, इसके लिए उसको सही से रखना भी पड़ेगा। और वितरण भी आवश्यक है। मतलब इसका वितरण मतलब जैसे किसी एरिया में तो उगते हैं, ये फसल उगाई जाती है और किसी में नहीं उगाई जाती। किसी में किसी तरह की फसल उगाई जाती है और किसी में नहीं उगाई जाती। तो इसका भी वितरण करना आवश्यक है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना जरूरी है। तो इसके बाद है कृषि पद्धतियाँ। अब जो कृषि 1.1 है, कृषि पद्धतियाँ, ये पढ़ेंगे। अभी कृषि पद्धतियाँ क्या है? जब एक ही किस्म की, देखो ये पढ़ेंगे हम, कृषि पद्धतियाँ क्या है। जब एक ही किस्म, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करने लायक है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। कि एक ही जैसे पौधे, एक ही तरह के पौधे किसी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, जैसे खेतों में उगाए जाते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गेहूं की फसल उगाई जाती है खेतों में,
तो ये सभी उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के होते हैं, इसलिए इसको फसल बोलते हैं। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे अन्न, सब्जियां और फसल। अन्न, सब्जियां और फल ये होते हैं। जिस मौसम में ये उगाए जाते हैं उसके आधार, जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे कोई सर्दियों में उगाए जाते हैं, कोई कुछ पौधे कुछ गर्मियों में उगाए जाते हैं, तो इसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु व परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। कहीं पर ज़्यादा तापमान है, कहीं ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर आर्द्र नमी ज़्यादा है, कहीं पर वर्षा ज़्यादा होती है। तो ये जलवायु परिस्थितियाँ मतलब कहीं पर जलवायु कैसी है, कहीं पर ज़्यादा ठंड है, कहीं पर गर्मी है, कहीं पर सर्दी है, कहीं बारिश ज़्यादा होती है। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद, विविधता मतलब जैसे अलग अलग फसलें अलग अलग उगाई जाती हैं, ये विविधता होगी, अलग अलग जगह उगाई जाती हैं। तो विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। ये आप जरूर याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। खरीफ की फसलें क्या होती हैं? खरीफ की फसलें जो होती हैं वो उगाई जाती हैं, कब उगाई जाती हैं? वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है तब बोया जाता है। तो ये होगी खरीफ की फसलें। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक आती है। गर्मी जो होती है के बाद बारिश शुरू हो जाती है, गर्मी की छुट्टियों के बाद बारिश शुरू हो जाती है, तो इसका ध्यान रखना, जून से सितंबर तक वर्षा आती है। तो इसमें क्या क्या उगाई जाती हैं? भाई बारिश में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। तो ये आप किस तरह से याद रख सकते हैं? जैसे आप ये याद रखिए कि सर्दियों में हम क्या क्या खाते हैं। तो जो सर्दियों में खाते हैं उनके ठीक पहले फसलें उगाई जाती हैं। वो फसलें जो होती हैं खरीफ की फसलें होती हैं, क्योंकि हमें वो सर्दियों में चाहिए वो। तो देखो खाने के लिए जैसे मक्का खाते हैं हम, भुट्टा खाते हैं सर्दियों में, सोयाबीन खाते हैं, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, तो वो सर्दियों में खाया जाता है। मूंगफली भी खाते हैं। कपास जिसकी रजाइयाँ वगैरह बनती है, ये भी सर्दियों में यूज होती है। तो इसको मतलब है जून से सितंबर तक, जून से सितंबर में वो हमें उगा लेनी पड़ती है ताकि सर्दियों में हमें उपलब्ध हो सके। तो ये याद रखना है। खरीफ की फसलें होती हैं जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु में। कौन सी? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, और अन्य भी अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं जो सर्दियों में उगाई जाती है। अब दूसरा है रबी की फसल। रबी की फसल देखो शीत ऋतु में, ये जो है रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है। तो शीत ऋतु में मतलब सर्दियों में उगाई जाती है, नहीं सर्दियों में अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है। अक्टूबर से मार्च तक मतलब ये सर्दियों में उगाई जाती है, और हमें ताकि ये गर्मियों में प्राप्त हो सके इसलिए। तो ये है अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है। ठीक है, रबी की फसल। रबी, अब इसको ये याद, जैसे रबी की फसल में कौन कौन सी होती है? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये रबी की फसल होती हैं। तो ये बहुत याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आती हैं। रबी की फसल क्या होती है और खरीफ की फसलें क्या होती हैं, ये याद रखना है। और कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ, चना, मटर, सरसों। ज़्यादातर ये फली वाली ही पौधे हैं ये। ठीक है, तो इसके बाद आता है, इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। गर्मियों में कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। तो अब है आधारित 1.2 में पढ़ेंगे आधारित फसल पद्धतियाँ। आधारित फसल पद्धतियाँ का मतलब कि जो किसान खेती करता है तो उसमें कौन कौन से तरीके, कौन कौन सी क्रियाकलाप करता है, तो वो होती हैं फसल पद्धतियाँ। मतलब जैसे उनको खेत को जोतता है, पानी देता है, उसमें कटाई करता है, बुआई करता है, ये सब उसकी पद्धतियाँ होंगी। तो ये आधारित फसल पद्धतियाँ। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? बूझो कहता है। अब पहली तो
बड़ी होशियार है। देखो बोलती है धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। धान देखो, धान को पानी की आवश्यकता होती है तो इसको वर्षा ऋतु की जरूरत पड़ वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। अगर हम गर्मियों में उगाने लगे तो वो फसल नहीं उगेगी, क्योंकि उसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो फसल उगाने के लिए अब ये पढ़ेंगे आधारित कृषि पद्धतियाँ। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। सामयिक मतलब एक लिमिटेड अवधि में करने पड़ते हैं। फसल उगाने के लिए बहुत सारे क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। आपने भी पौधे लगा रखे होंगे, उसमें बहुत सारी हम क्रियाकलाप करते हैं। जैसे ये क्रियाकलाप का कृषि पद्धतियाँ हैं, जैसे कि आगे दिखाया गया है वो वाली कृषि पद्धतियाँ हैं। देखिए नंबर 1, सबसे पहले हमें मिट्टी की जरूरत, मान लो हम पौधा लगाते हैं तभी हमें सबसे पहले मिट्टी की जरूरत पड़ती है और मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। फिर बुआई करते, फिर हम उसमें बोते हैं कोई भी प्लांट या बीज, फिर खाद और उर्वरक देते हैं उसको, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर खरपतवार से सुरक्षा, मतलब उसमें कोई घास वगैरह उसके साथ उग जाती है उससे उसको उखाड़ते हैं और खरपतवार नाशी डाल सकते हैं उसमें, ताकि उसमें खरपतवार न उगे। कटाई करते हैं और फिर अब घर में लाके स्टोर करके रख देते हैं उसको, और जैसे जैसे प्रयोग में हो तो हम उसको यूज़ करते रहते हैं। अब है इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, मिट्टी को तैयार करना। तो ये 1.3 है, मिट्टी को तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। सबसे पहले तो हमें मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, मिट्टी में फसल उगाएंगे तो मिट्टी की तो जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले प्रथम चरण क्या है, मिट्टी को तैयार करना। फिर उसमें मिट्टी को पलटना, यह इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ये देखो मिट्टी को पलटना, इससे क्या होता है, मिट्टी हल्की बन जाती है, पोली बन जाती है, मतलब सरंध्र सी बन जाती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होती है, जड़ें भूमि में गहराई तक चली जाती हैं। अगर मिट्टी ठोस होगी, टाइट होगी, तो उसमें जो पौधे की जड़ें हैं वो भूमि में गहराई से तक नहीं जा सकेगी। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है, और वो पोली मिट्टी जो होती है उसमें मैंने बताया था सरंध्र होती है, उसमें थोड़ी जगह होती है हवा के लिए, तो उसमें श्वसन करने में आसानी रहती है। तो जो उसकी जड़ें हैं वो भी आसानी से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है, ये मैंने अभी बताया है। अच्छा, पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करती है। पोली मिट्टी में जो है सूक्ष्म जीव भी रहते, जैसे केंचुए देखे होंगे तुमने, बारिश में निकलते हैं, क्योंकि वो बारिश में क्या होता है, उनमें मिट्टी में पानी भर जाता है तो वो बाहर आ जाते हैं, और अन्य सूक्ष्म जीव भी होते हैं, उनकी वृद्धि में पोली मिट्टी सहायक होती है, उसमें वो आसानी से ग्रो कर लेते हैं। अगर हार्ड मिट्टी होगी तो उसके अंदर चल फिर नहीं सकते, रह नहीं सकते, सांस भी नहीं ले सकते, तो वो केंचुए नहीं उत्पन्न होंगे उसमें, और उपजाऊपन कम होगा। यह किसानों के मित्र, अब पहले ही ये हमने शायद पहले भी पढ़ा है। देखो, यह जीव किसानों के मित्र हैं, क्योंकि ये मिट्टी को और पलटकर पोला बना देते हैं। ये मिट्टी को खाते रहते हैं और पतला पतला बनाते रहते हैं उसको, तो ये उसको और पोला बना देते हैं, तथा ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है, ह्यूमस भी जो उस मिट्टी को पोला बना देते हैं तो उसमें ह्यूमस भी बनते हैं। इसके बाद जैसे मान लो ह्यूमस कैसे बनाते हैं, जैसे पत्तियां गिरी होती हैं उसमें, तो उनको काट करके वो सॉफ्ट कर देते हैं। तो ये अब ये क्वेश्चन आ जाता है, केंचुओं को जीव किसानों के मित्र क्यों कहा जाता है, तो हम ये कहेंगे क्योंकि यह जीव किसानों के मित्र इसलिए हैं क्योंकि ये मिट्टी को पोला बनाते हैं पलटकर, और ह्यूमस बनाते हैं, जिससे मिट्टी को उपजाऊपन बढ़ जाता है। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला बनाना क्यों आवश्यक है, तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी, अब देखो ये इसका आंसर इधर आएगा, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, ये तो हमने पढ़ा था, मिट्टी में खनिज होता है, जल होता है और वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे, मतलब जो पौधे मरे हुए होते हैं या शाखाएं वगैरह टूट जाती हैं उनकी, ये होते हैं उसमें, और जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं।
कीड़े वगैरह पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं मरे हुए, और जिससे जो जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। जैसे प्लांट से जो टूट जाते हैं, उनकी पत्तियां टूट जाती हैं, खुद टूट के गिर जाती हैं, टहनियाँ गिर जाती हैं, उन सबको छोटे छोटे जीव जो मिट्टी में रहते हैं वो उनको अपघटित करते रहते हैं। अपघटित का मतलब उनको गला सड़ा के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किया जाते हैं। जो मृत जीव जो होते हैं उनमें जो पोषक पाए जाते हैं वो ये अपघटित होने के कारण मिट्टी में मिल जाते हैं, और ये जो पोषक होते हैं उनको पौधे अवशोषित कर लेते हैं जड़ों द्वारा। तो इसमें ये बताया गया कि जो मरे हुए पौधे होते हैं या जीव जंतु होते हैं वो अपघटित हो जाते हैं, और जो अपघटित होने के बाद उनमें जो पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत में के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है, इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। जो ऊपरी परत जो होती है जिसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है मिट्टी की ऊपरी परत में, वो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत सहायक होती है, और इसे उलटने पलटने या पोला बनाने से जो पोषक तत्व नीचे थे वो ऊपर आ जाते हैं, और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना बहुत ही आवश्यक है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए, ये हमें पहले को जो क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर यहाँ पे मिल गया है कि पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों और जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक होती है, या क्यों जरूरी थी उलटना पलटना। तो इसका जवाब मिल गया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई होती है। मतलब जो जोतते हैं हल से या ट्रैक्टर से भी जोतते हैं खेतों को तो उसको जुताई बोलते हैं। तो इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी का होता है और लोहे के बने होते हैं, लकड़ी और लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जोतने से पहले इसमें पानी देने की आवश्यकता होती है। तुम भी कभी पौधे लगाते होंगे, अगर मिट्टी हार्ड होती है तो उसमें थोड़ा सा पानी दे देते हैं, और पानी देने से वो सॉफ्ट हो जाती है। तो उससे सॉफ्ट हो जाने से क्या होता है, जो उसमें हम उसे खुरपे वगैरह से खोदते हैं तो वो बड़ी इजीली खुद जाती। तो इसी प्रकार से जब हम हल से जोतते हैं खेत को तो आसानी से वो खुद जाती है। तो जोते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, और उसमें जब खेत जोतने हैं क्योंकि हार्ड हो जाती है मिट्टी, उसको जोतने हैं तो बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं मिट्टी के। तो इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। तो क्या करते हैं कि लकड़ी की बड़ी सारी लकड़ी होती है तो उसको पाटल बोलते हैं, उसकी सहायता से उसको तोड़ते हैं। तो उसको ट्रैक्टर के पीछे बांध के उससे प्लेन कर दिया जाता है, उससे वो बड़े बड़े ढेले टूट जाते हैं। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य भी पाटल द्वारा किया जाता है, बताया था। क्योंकि जो हल से जोतने पे मिट्टी ऊपर आ गई तो वो उबड़ खाबड़ सा हो गया है खेत, तो इससे हमें उसको प्लेन भी बनाना है। अब प्लेन बनाने के लिए क्या करते हैं, जो पाटल है वो उससे उसको प्लेन बनाया जाता है। मतलब जैसे एक मैंने बताया था बड़ी लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, उसको बांध के और उसको वो भारी होता है तो वो जब मिट्टी के ऊपर से घुमाया जाता है तो प्लेन कर देता है वो मिट्टी को। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है, और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। खेत जोतने से पहले खाद भी डाल दी जाती है, तक खाद उसमें मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाती है। और खेत में जो बोने से पहले जो बीज बोने से पहले खेत में पानी दिया जाता है, ताकि वो जो नीचे पानी अंदर तक चला जाए। इसके बाद हम उसमें कौन कौन से कृषि औजार उपयोग करते हैं, खेती करने के लिए हम कौन कौन से औजार उपयोग करते हैं। तो ये है कृषि औजार। भी देखते हैं कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। भुरभुरा मतलब सॉफ्ट करना आवश्यक है अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे हल से किया था, कुदाली, कल्टीवेटर, इनसे
किया जाता है। कुदाली भी कुछ हल के जैसी होती है। और कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है और उससे मिट्टी को खोदा जाता है, हल की तरह होता है। उसमें कई हल लगा दिए इस टाइप से, वो एक बार में बहुत सारी मिट्टी को पलट देती है। इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं जैसे हल। सबसे पहले हल है। अब हल, ये देखिए, ये हल है। ये हल यहाँ से पकड़ के ये यहाँ लगा दिया गया है, यहाँ बांध दिया गया है और इसको थोड़ा सा नीचे इसको दबाया जाता है ताकि ये यहाँ पे ये लोहे का लगा होता है ताकि ये अच्छी तरह से मिट्टी में गड़ जाए। और ये जब हली से खींचते हैं तो यहाँ से ये मिट्टी सॉफ्ट बनती चली जाती है। ये इसको फाल बोलते हैं, ये वाला हिस्से को फाल बोलते हैं। ये हल सेफ्ट होता है और ये जो बैलों के कंधे पे रख दिया जाता है, इसको जोत बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हल, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई के लिए और खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। प्राचीन काल से, बहुत पुराने काल से ही हल का उपयोग किया जाता है। यह औजार लकड़ी से बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल बोलते हैं। यह है मजबूत तिकोनी पत्ती, इसे फाल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फाल। ये है फाल जो है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सैफ्ट बोलते हैं और हल सैफ्ट बोलते हैं इसको। ये लंबा वाला हिस्सा, इसको हल सैफ्ट बोलते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। एक सिरे पर हैंडल होता है जिसे इधर, और ये दूसरा हिस्सा ये जोत से जुड़ा होता है। तो ये है। इसके बाद दोनों बैलों की गर्दन के ऊपर जोत को रख दिया जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। चित्र में हम पहले देख चुके हैं। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। पहले क्या था? लकड़ी से बनाए जाते थे हल, लेकिन अब लोहे के बनाए जाते हैं। कुदाली दूसरा है। यह एक सरल औजार है। कैसा सरल औजार है? इसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला बनाने के लिए किया जाता है। खुरपे जैसा होता है, खुरपे यानी हल जैसा कुछ होता है, लेकिन यह खोदने के काम ही आता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसे एक सिरे पर लोहे की चौड़ी एवं मुड़ी प्लेट लगी होती है। ये देखिए कुदाली है, कुछ कस्सी जैसी भी लग रही है कुदाली। और अगर इसका छोटा रूप देखें तो खुरपा जो होता है वो कुदाली होती है, ऐसा जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। अब ये जो जोत है ये पशु द्वारा खींचा जाता है। जैसे खुरपा या कस्सी होता है उसको बड़ा कर दो और वो पशुओं द्वारा जोती जाए, क्योंकि वो भारी हो गया तो हमारे द्वारा नहीं जोती जाएगी, हमारे द्वारा नहीं उठाई जाएगी, तो ये पशुओं द्वारा खींची जाती है। इसके बाद है कल्टीवेटर। अब कल्टीवेटर में आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा की जाती है। ट्रैक्टर के पीछे देखो ये लगा हुआ है कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर है। इधर जो ये वाला हिस्सा है पीछे लगा हुआ है कल्टीवेटर। अब कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। अब ये देखो ये है यहाँ पर, तो ये ऐसा लगता है जैसे एक हल ये जोड़ दिया है, एक हल ये जोड़ दिया, बहुत सारे हल जोड़ दिए। ये एक हल की तरह काम करता है, ये पीछे दूसरा है, तो ये एक बार में बहुत सारी मिट्टी को पोला बनाते हैं। तो ये कल्टीवेटर को ट्रैक्टर खींचता है, तो उससे बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी कार्य हो जाता है, बहुत जल्दी खेत जुत जाता है। तो क्रियाकलाप 1.1 इसमें ये बाद में करेंगे हम। क्या कुछ भी, अब देखो ये एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। एक बीकर को पानी से भरेंगे, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल में तैरते ऊपर तैरने लगते हैं? हाँ, ऊपर तैरते हैं कुछ बीज। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं? बताओ, जो पानी में नीचे बैठते हैं वो हल्के हैं या भारी हैं? वो भारी हैं। और जो ऊपर रहते हैं वो क्षतिग्रस्त, मतलब टूटे फूटे। कई बार घर में जब हम अनाज धोते हैं तो उसमें भी ऐसा होता है, जो हल्के अनाज होते हैं, हल्के बीज होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं और जो भारी हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और हम उनको हल्के बीजों को देखते हैं तो वो टूटे फूटे या क्षतिग्रस्त होते हैं और खोखले होते हैं।
तो और इसी कारण ये हल्के होते हैं, क्योंकि खोखले होते हैं तो इस कारण वो हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। हाँ, जैसे बाल्टी में हमने पानी लिया, टब में पानी लिया और उसमें हमने अनाज को डाल दिया, उससे हल्के बीज ऊपर आ जाएंगे, भारी बीज नीचे आ जाएंगे, फिर हम उसको ऊपर से पानी को हटा देंगे हमने, और ये बीज अलग अलग हो जाएंगे, अच्छे बीज अलग हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त अलग हो जाएंगे। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में उपयोग जानना जरूरी है। अब जो परंपरागत औजार हैं वो कैसे उपयोग किया जाता है? परंपरागत मतलब बहुत पुराने से ही जो औजार चले आ रहे हैं उनको परंपरागत औजार बोलते हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। देखो, ये पहले ऐसे होता था, जैसे हमारे कीप और तेल डालते हैं बोतल में, इस टाइप से होता है। ये बड़ा सारा है, ये देखो। तो ये हल्के पीछे यहाँ पे बांध दिया जाता था, या बंधा हुआ होता था इसमें, और जैसे जैसे हल चलता है इसमें हम ये एक पोटली ले रखी है आदमी ने, अपने शरीर से बांध रखी है कमर से, इसमें बीज है। तो हल जैसे चलता है तो ये इसमें मुट्ठी से थोड़ा थोड़ा बीज डालते रहते हैं इसमें, और ये बीज यहाँ से जाके जमीन में गिरता रहता है, फिर ये हल आगे आगे चलता रहता है, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बीज डालते रहते हैं। एक साथ हम इसलिए डालते क्योंकि फिर यहाँ पर एकदम गुच्छा सा जो फसलें उगेंगी तो बहुत सारे गुच्छे उगेंगे, और ये धीरे धीरे अगर ये थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे तो एक एक बीज पूरी लाइन में अच्छे से उगेंगी। तो इस प्रकार बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। इसमें 3 पाइप लगे होते नीचे, नुकीले सिरे। शुरू में जब ये बना था तो ये एक पाइप वाला होता था, एक सिरे वाला, तो फिर इसमें 2-3 पाइप और लगाने लगे, तो 2-3 से ये बीज गिरने लगे। जैसे अलग अलग गिरेंगे तो और भी दूर दूर होंगे वो। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज में स्थापित कर देते हैं। अभी जो नुकीले सिरे होते हैं ये मिट्टी को खोद कर उसके अंदर बीज को आसानी से पहुंचा देते हैं। अब ये है पारंपरिक तरीका। पारंपरिक तरीका मतलब काफ़ी पुराना तरीका है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। इसके बाद है ये देखिए कल्टीवेटर, या इसी टाइप से सीड ड्रिल होता है। कल्टीवेटर भी ऐसा ही होता है, सीड ड्रिल ऐसा होता है। ये यहाँ से आता है अनाज, और ये इनमें से यहाँ से जाता है, और ये पूरी एक नाली सी बनाई होती है ऐसे। यहाँ पर इन नालियों में से यहाँ पे छेद होता है, तो इनमें से ये इधर गया अनाज, इधर गया अनाज, इधर गया। जैसे जैसे ट्रैक्टर चलता तो ये ऐसे 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 हिलता है, वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन से हिल के जो अनाज है इन नालियों में चले जाते हैं, और ये नीचे ये नुकीले सिरे होते हैं, तो अंदर जो मिट्टी खोदते हैं तो साथ साथ ही बीज भी डालते चले जाते हैं। तो आजकल जो बुआई के लिए ट्रैक्टर का उपयोग होता है, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल ये दिखाएगा, इसका उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी और गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं। जब ये पलटती है ये मिट्टी को, ये कल्टीवेटर या सीड ड्रिल, तो ये मिट्टी से बीज ढक जाते हैं, और उसके बाद इसके बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है, ताकि पक्षी ना खा सकें। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय श्रम दोनों की ही बचत होती है, बताया था। जैसे कल्टीवेटर में बचत होती है, इस तरह से ये बहुत सारे बीज काफ़ी जगह पे हम बो सकते हैं। जैसे हल में एक लाइन चली थी, तो इसमें चल रही हैं 4 लाइन चल रही हैं, 1 2 3 4 5 लाइन चल रही है। तो ऐसे एक खेत में काफ़ी जल्दी बुआई की जा सकती है सीड ड्रिल से। अब ये बूझो बोलता है, मेरे विद्यालय के समीप एक पौधाशाला नर्सरी है जिसमें प्लांट्स होते हैं। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे जाते हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? अब ये धान जैसे कुछ पौधों के बीज को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने के बाद उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे या पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों को उचित दूरी होना अत्यंत आवश्यक है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक और जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। अब ये जो बूझो ने क्वेश्चन किया था, इसका आंसर ये है कि जैसे अगर हम पहले तो क्या करें, नर्सरी में एक ही जगह थोड़ी सी जगह में बहुत सारे बीज डाल दिए जाते हैं।
तो उसमें जब थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं वो बीज, तो हम उनमें से उनको छोटे छोटे पौधों को उठाते हैं और दूर दूर उगा देते हैं। और जैसे इसी प्रकार से जो और पौधे, वन्य पौधे हैं, बड़े बड़े पौधे हैं या पुष्प फूल वाले पौधे हैं, उनको भी ऐसे ही उगाया जाता है और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि दूर दूर जाके लगा सकते हैं। क्योंकि अगर एक ही जगह हम सभी पौधों को लगा देंगे तो उसके जो पोषक तत्व हैं ज़मीन से वो उनको नहीं मिल पाएंगे, और जो सूर्य का प्रकाश है या पोषक तत्व है या पानी है वो उनको एक ही जगह पर प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जो उनका घनापन है उनको रोकने के लिए पौधों को निकालकर दूर दूर लगाया जाता है ताकि उनको आवश्यक पोषक तत्व, पानी और सूर्य का प्रकाश आसानी से मिल सके। तो इस प्रकार यहाँ तक हमारा चैप्टर 1.4 तक खत्म हो जाता है। ये पृष्ठ 5 पर हम खत्म करते हैं। अब आगे नेक्स्ट दूसरे भाग में हम 1.5 से शुरू करेंगे, खाद्य और उर्वरक मिलाना। तब तक धन्यवाद। इसे जरूर पढ़ें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर पसंद आता है तो। और अगर कुछ कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं ताकि वीडियो में कुछ सुधार किया जा सके। धन्यवाद।